हेलो दोस्तों, मैं संदीप सुडा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद संदीप सुडा पे। आज अपने समासों पे डिस्कस करेंगे। समास की रूपरेखा, समास क्या होते हैं, समास से संबंधित अगर प्रश्न पूछे जाएं तो समास के प्रश्नों का कैसे सॉल्यूशन करते हैं। इसके अलावा देखें तो समास में जिस प्रकार अगर कोई समास विग्रह पूछा जाता है, समास पूछा जाता है, समास में डाउट रहता है, समास में कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता, दो समास लगे तब प्राथमिकता किसको दी जाती है, उन सब पे डिस्कस करेंगे। आपके लिए 15 प्रश्न लेके आया हूं और 15 प्रश्नों में अपने पूरी रूपरेखा बनाएंगे, समास की रूपरेखा के हिसाब से तैयार करेंगे। आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप इस चैनल को डेली देखते हो तो आप इस चैनल को अपने दोस्तों के पास, जो भी हिंदी से संबंधित तैयारी करें उनके पास में, जितने भी पढ़ाई से संबंधित ग्रुप बने हो तो उनके पास भेजो, उनका भी फ़ायदा हो। अभी सेट की वैकेंसी आने वाली है, रीट की वैकेंसी आने वाली है, स्कूल व्याख्याता और सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है। सब वैकेंसियों में अभी जेलर की वैकेंसी, जेलर असिस्टेंट की वैकेंसी के फॉर्म भर चुके हैं, तो उन सब के लिए ये कारगर वीडियो है। इस वीडियो में अपने बात करेंगे कि कैसे समासों के प्रश्न सही करने हैं। समासों के प्रश्न आते हैं उनको 360 डिग्री विश्लेषण से हल करेंगे। जो भी नए विद्यार्थी आज जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि ये प्रश्नोत्तरी 360 डिग्री प्रश्नोत्तरी सीरीज रखने का मेरा मेन उद्देश्य यही था कि बच्चे जब पेपर में प्रश्न हल करते हैं तो प्रश्न की रूपरेखा समझ नहीं पाते, प्रश्न कैसे हल करना है, उनकी तैयारी अच्छी होती है फिर भी वो प्रश्न गलत कराते हैं और उसके बाद में जब आके देखते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कि हमें आ रहा था लेकिन जल्दबाजी में प्रश्न गलत हो गया और फिर वो अपने सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं, चयन से बाहर हो जाते हैं। ऐसे कुछ प्रश्नों के उत्तर आज आपके सामने रहेंगे। आपके जो डाउट्स है, डाउट्स भी अपने क्लियर करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, हाँ जी, कन्यादान में समास है। अब सीधा सीधा, आज तो वैसे सीधे मैंने प्रश्न बनाए थे, उसमें सीधा प्रश्न था कि समास है तो समास के मूल तौर से अगर देखा जाए तो समास के प्रश्न अगर देखे जाएं तो समास से संबंधित मैंने आज प्रश्न बनाए थे। इस प्रश्नों में जितने भी अपने डाउट है वो डाउट क्लियर करेंगे समासों से संबंधित। ठीक है, समासों से संबंधित जितने भी डाउट है वो डाउट अपने क्लियर करेंगे। हाँ, पहला प्रश्न है कि कन्यादान में कौन सा समास है। कन्यादान में कौन सा समास है? तो कन्यादान में क्या होता है, पहले इसका समास विग्रह करके देखो। जिस प्रकार अपने संधि के प्रश्न किए थे, उपसर्ग और प्रत्यय के प्रश्न किए थे, अगर कहीं आपके समास में प्रश्न आते हैं तो समासों से प्रश्न आते हैं तो पहले इसका समास विग्रह करके देखो। जैसे ही समास विग्रह करते हो तो जो 6 समास होते हैं, 6 समासों की विशेषताएं आपको याद होनी चाहिए। कौन सी विशेषता इसमें लग रही है उस हिसाब से ये प्रश्न है वो आपका सही हो जाएगा। तो आज अपने बात करते हैं कन्यादान में। कन्यादान में अगर समास देखें तो पहले इसका समास विग्रह करके देखो। कन्यादान का जो समास विग्रह होता है वो होता है कन्या का दान। जो मैं लिख रहा हूं ना वो ही शुद्ध है। हाँ जी, कन्या का दान होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है ना, इसमें कौन सा समास है? तो अब देख, ये का लग रहा है और का क्या होता है? कारक चिन्ह होता है। और कारक में भी कौन सा कारक होता है? तो संबंध कारक होता है। ठीक है ना, कौन सा कारक होता है? तो संबंध कारक होता है। अब जो कारक चिन्ह छुपे हुए मिलते हैं वो सारे के सारे तत्पुरुष समास में मिलते हुए हैं। ठीक है ना, तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह छुपे हुए मिलते हैं। तो इसमें अगर समास कौन सा है पूछा जाए तो कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष समास के अंदर भेद पूछा जाए कौन सा तत्पुरुष समास है? तो संबंध तत्पुरुष समास है। ठीक है ना, कौन सा तत्पुरुष समास है भाई? संबंध तत्पुरुष समास है। समास का भेद कौन सा है? तो तत्पुरुष समास का। तत्पुरुष समास में कौन सा भेद है? तो संबंध तत्पुरुष समास का। ठीक है ना। कन्यादान बहुत महत्वपूर्ण है। 2018 के सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न आया था कि कन्यादान में समास छांटिए। वहां तत्पुरुष समास नहीं था, वहां तत्पुरुष समास के अंदर भेद पूछे गए थे। कई बच्चे सर कर रहे थे कि सर इसमें तो कन्या के लिए दान होता है, वो कन्यादान होता है। नहीं भाई, कन्या का दान किया जाता है। ठीक है ना, कन्या का दान होता है, वो कन्यादान होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 59 में समास कौन सा है? अब जब 59 में समास है ना तो कई बच्चों को तो ये लग रहा होगा जैसे ये 59 है तो इस 59 में मूल तौर से देखा जाए तो ऐसे लग रहा होगा जैसे इसमें द्विगु समास होगा, लेकिन द्विगु समास नहीं है। इसमें प्रथम पद संख्यावाची नहीं है, बल्कि प्रथम पद क्या लग रहा है? तो प्रथम पद उपसर्ग लग रहा है। इस उन का अर्थ होता है एक कम। इस उनका क्या अर्थ होता है? तो उनका अर्थ एक कम होता है। ठीक है, 59 में उनका अर्थ एक कम है और एक कम होता है, अर्थात ये एक उपसर्ग लग रहा है। और जो भी उपसर्ग लगते हैं वो सारे के सारे अविभाव समास के उदाहरण होते हैं भाई।
वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें समास आ जाए, कौन सा समास है, तो इसमें कौन सा करना है, अविभाव समास करना है। इसमें द्वंद्व समास नहीं होता बल्कि, ठीक है, द्वंद्व समास इनमें हो सकता है। 25 शब्द है ना, तो 5 और 20 होता है, ठीक है ना। सीधा ऐसे आ जाए ना, इकलौता शब्द में कौन सा समास है, तो एक ही है जो, वो इकलौता में द्विगु समास हो सकता है, क्रमधारय तो है ही नहीं, बल्कि इसमें कौन सा समास होगा, तो अविभाव समास। अगला प्रश्न देखते हैं, माता पिता में कौन सा समास है। बहुत ही सरल प्रश्न है भाई, ऐसे प्रश्न तो पेपर में सीधे सीधे आपको सही करने चाहिए। माता पिता में कौन सा समास है, तो माता पिता का अगर समास विग्रह करते हैं तो माता पिता का समास विग्रह होता है माता और पिता। जब समास विग्रह इसका माता और पिता होता है तब इसमें समास कौन सा हो सकता है, तो देखो और विभक्ति का लोप होता है। जिस भी समास में और विभक्ति का लोप होता है, या विभक्ति का लोप होता है, आदि विभक्ति का लोप होता है, तब वहाँ कौन सा समास होता है, तो वहाँ द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास होता है भाई, द्वंद्व समास होता है, ठीक है। जिसमें और या आदि का लोप होता है वो द्वंद्व समास होता है। और द्वंद्व समास का उदाहरण है भाई ये, ठीक है। द्वंद्व में भी कौन से द्वंद्व का उदाहरण है, तो ये इतरेतर द्वंद्व का उदाहरण है भाई। कौन से द्वंद्व का उदाहरण है, तो ये इतरेतर द्वंद्व समास का उदाहरण है, ठीक है ना। इतरेतर द्वंद्व, माता पिता में कौन सा समास है, तो इतरेतर द्वंद्व समास है। अगला देखते हैं, हरफन मोला में समास है। हर फन में मोला, फन का अर्थ होता है कला, ठीक है, फनकार, कलाकार। फन का अर्थ क्या होता है, तो कला। हर कला में मोला, तो कौन हो जाएगा, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। तत्पुरुष में भी कौन सा तत्पुरुष होता है, तो लुप्त पद तत्पुरुष समास है भाई। ये कौन सा तत्पुरुष समास है, तो ये लुप्त पद तत्पुरुष समास है। जो भी चैनल में अभी जो इस वीडियो में नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि ये 360 डिग्री प्रश्नोत्तरी सीरीज के अपने प्रश्न कर रहे हैं। इन प्रश्न करने का मेन उद्देश्य अपने 360 डिग्री रखने का, या इन प्रश्नों को यहाँ विश्लेषण करने का मेन उद्देश्य यही है कि जब भी पेपर में आपके ये प्रश्न पूछे जाएँ तो सीधे सीधे आपके पेपर में प्रश्न है वो समझ में आ जाए कि प्रश्न क्या होता है, कैसे ये पूछा जाता है, ठीक है ना, और कैसे इसको हल करना है। अपने अगला जो शब्द देखते हैं वो पढ़ते हैं दीनानाथ। अब दीनानाथ, पहले तो आपको बता दें कि दीनानाथ का समास विग्रह करेंगे ना, तो दीनों के नाथ है, ठीक है, दीनों के नाथ, दीनानाथ कहलाते हैं, दीनों के नाथ। इसका संधि विच्छेद होता है दीन प्लस में नाथ, अनाथ नहीं होता भाई, ठीक है ना। कौन सी संधि होती है, तो इसमें स्वर संधि होती है। इसमें श्वास विग्रह देखें ना, तो दीनानाथ भगवान का पर्यायवाची है भाई। किसका पर्यायवाची है, भगवान का। दीनों के स्वामी कौन होते हैं, नाथ। दीनों के नाथ या दीनों के स्वामी कौन होते हैं, तो दीनानाथ, वो बहुव्रीहि समास हो जाएगा इसमें, ठीक है, क्योंकि तीसरा पद प्रधान भगवान का ये उपाधि जुड़ रही है, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, तो दीनानाथ में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये एक उपाधि है। किसकी उपाधि है, ये भगवान की उपाधि है। इसका संधि विच्छेद करें तो क्या होता है, दीन प्लस में नाथ। कौन सी संधि होती है, स्वर संधि होती है। स्वर संधि के अंदर भेद नहीं होता, ये स्वर संधि का अपवाद है भाई, ठीक है ना। क्या है ये स्वर संधि का, ये अपवाद है। अपने अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ जी, कैसे प्रश्न लग रहे हैं आपको, ये अपने कमेंट बॉक्स में बताना भाई। आपके जो सुझाव है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके सुझाव से ही हम क्या है कि आगे से आगे वीडियो बनाने के लिए हौसला प्राप्त करते हैं। आपने हौसला मिलता है हमें। ये देखो स्वर्ग पतित, ठीक है, स्वर्ग पतित शब्द है, तो स्वर्ग पतित का अर्थ होता है स्वर्ग से गिरना, ठीक है। स्वर्ग पतित मतलब स्वर्ग से गिरना। कारक चिन्ह लग रहा है, तो कारक चिन्ह में कौन सा समास हो जाएगा, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है ना। कारक चिन्ह लगता है तो वो तत्पुरुष समास होता है। अविभाव समास वो होता है जिसमें उपसर्ग अव्यय या शब्द की पुनरावृत्ति होती है, ठीक है। क्रमधारय समास वो होते हैं जिसमें विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय में संबंध होता है जुरूपी या के समान शब्दों का उसमें लोप होता है। बहुव्रीहि समास वो होते हैं जिसमें तीसरा पद प्रधान होता है या अन्य पद प्रधान होता है। जो प्रसिद्ध उपाधियां होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसमें कौन सा समास हो जाएगा, तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। नीलकंठ में समास है, बहुत महत्वपूर्ण है भाई। ये सेकंड ग्रेड के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए, रीट के लिए, अनेकार्थी शब्द में भी प्रश्न आ सकता है, पर्यायवाची में भी प्रश्न आ सकता है। ये प्रश्न आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी आ सकता है। ये प्रश्न अपने समास में भी आ सकता है, ठीक है। नीलकंठ किसको बोलते हैं, शिव को बोलते हैं। नीलकंठ शिव को बोलते हैं। नीलकंठ अपने मोर को भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं, अपने मोर को बोलते हैं। तो नीलकंठ में समास कौन सा हो जाएगा, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। शिव को नीलकंठ इस वजह से बोला था क्योंकि उन्होंने जहर पी लिया था, तो इसके कारण उनके कंठ नीले हो गए थे। और ये मोर को इस वजह से बोला जाता है क्योंकि मोर के कंठ नीले होते हैं। एक नीलकंठ नीलटास नाम का पक्षी भी होता है, उसके भी कंठ नीले होते हैं, इसके कारण उनको नीलकंठ बोला जाता है। हाँ,
वह जिसके कंठ नीले होते हैं, नीलकंठ एक तो शिव का पर्यायवाची, एक मोर का पर्यायवाची, ठीक है ना। इसमें अगर पूछा जाए तो वाक्यांश के लिए एक शब्द वह जिसके कंठ नीले होते हैं वह है, तो कौन है, वो शिव है, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो इसमें मूल तौर से अनेकार्थी शब्द कौन सा है, तो अनेकार्थी शब्द में ये शिव और मोर अनेकार्थी शब्द है ये, ठीक है ना। इसमें समास कौन सा हो रहा है, तो इसमें कौन सा समास हो रहा है, तो इसमें बहुव्रीहि समास हो रहा है बहुव्रीहि समास हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8, हरिहर में कौन सा समास है। हरिहर बहुत महत्वपूर्ण है भाई ये प्रश्न, हरिहर पे पहले भी पेपर में आया हुआ है ये जो हरिहर है ना, इसका अगर समास विग्रह करते हैं ना तो एक शब्द तो होता है हरि और एक अर्थ होता है हर। हरि का अर्थ होता है विष्णु। हरि का क्या अर्थ होता है बेटावरो, हरि का अर्थ होता है विष्णु। हर का अर्थ क्या होता है, तो हर का अर्थ होता है शिव। जब ये दोनों की जोड़ी आ रही है ना, तो इसमें कौन सी विभक्ति का लोप होता है, तो और विभक्ति का लोप होता है। जहां भी और विभक्ति का लोप या विभक्ति का लोप आदि विभक्ति का लोप हो जाता है, तब इसमें कौन सा समास होता है, तो इसमें द्वंद्व समास हो जाता है भाई। कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व में भी कौन सा द्वंद्व है, तो ये इतरेतर द्वंद्व समास है, ठीक है ना। तो कौन सा द्वंद्व समास है भाई, इसमें इतरेतर द्वंद्व समास है, इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा हरिहर में। हाँ जी, चतुरानन में संधि भी महत्वपूर्ण है, चतुरानन में समास भी महत्वपूर्ण है, चतुरानन वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी महत्वपूर्ण है। चतुरानन का संधि विच्छेद होता है चतु प्लस में आनन, चतु प्लस में आनन, ठीक है। चतु प्लस में आनन से कौन सी संधि हो रही है, तो विसर्ग संधि हो रही है। चतुरानन है वो चार जिसके आनन और चार जिसके मुख होते हैं वह होते हैं ब्रह्मा जी। कौन होते हैं भाई, ब्रह्मा होते हैं। अब वह जिसके चार मुख होते हैं वह है ब्रह्मा। तीसरा पद प्रधान हो रहा है, तो कौन सा समास हो जाएगा, इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा। बोलो भाई कौन सा समास हो जाएगा, तो अपने बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है ना। चतुरानन में कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास है, ठीक है ना। अगला अपने प्रश्न देखते हैं, मनोज में कौन सा समास है। पहले तो मनोज का संधि विच्छेद करो भाई सारे के सारे, कमेंट बॉक्स में लिखो अपने मनोज का संधि विच्छेद लिखो भाई सारे के सारे, लिखो अपने कमेंट बॉक्स में सारे के सारे मनोज का संधि विच्छेद लिखो और इसमें संधि का नाम लिखो। मनोज में संधि विच्छेद लिखो, संधि का नाम लिखो। हाँ जी, गुण संधि नहीं होती, संधि का नाम लिखो। मनोज है, मनोज में संधि तो लिखो भाई। इसका संधि विच्छेद होता है मनह और प्लस में ज, ठीक है। अ के बाद में विसर्ग प्लस घोषवर्ण आने से इस विसर्ग का ओ हो जाता है। इसके कारण इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि है। मन में जन्म लेने वाला, जय प्रत्यय लग रहा है इसके, मन में जन्म लेने वाला है ना, वो कामदेव होते हैं जो मन में जन्म लेते हैं, ठीक है ना। जो मन में जन्म लेते हैं वो कौन होते हैं, तो वो कामदेव होते हैं। तीसरा पद प्रधान कामदेव आ रहा है, तो इसमें समास कौन सा हो जाएगा, तो इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिल तोड़ में कौन सा समास है। अब दिल तोड़, तो पहले इसका समास विग्रह करो, समास अपने आप आ जाएगा। समास विग्रह होता है दिल को तोड़ने वाला, ठीक है। जैसे कांच तोड़ते हैं, जैसे लकड़ी तोड़ते हैं, जैसे कमर तोड़ते हैं, हाथ पैर तोड़ते हैं, वैसे ही क्या है, ये दिल को तोड़ने वाला। अब को कारक चिन्ह लग रहा है, तो को कौन सा कारक चिन्ह हो जाएगा, तो कर्म कारक चिन्ह हो जाएगा। ये कर्म को कारक चिन्ह लग रहा है। अब कर्म कारक लग रहा है, तो जितने भी कारक चिन्ह लगते हैं वो सारे के सारे कौन से समास होते हैं, तो वो तत्पुरुष समास होते हैं, ठीक है ना। दिल तोड़ में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। हाँ जी, जो भी वीडियो में नए हैं उनको बता दें कि आज अपने 360 डिग्री प्रश्नोत्तरी सीरीज के अगले वीडियो में अपने बात कर रहे हैं और इसमें अपने समासों से संबंधित डिस्कशन हो रहा है 360 डिग्री विश्लेषण से। 360 डिग्री विश्लेषण करने का मतलब ये है कि इसमें अपने पता लगाते हैं कि कोई प्रश्न पूछा गया, उसका उत्तर क्या हो सकता है। अव्ययी भाव समास, जिसमें प्रथम पद उपसर्ग अव्यय शब्द की पुनरावृत्ति होती है, कारक चिन्हों का लोप होता है, विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय में संबंध होता है, ठीक है। अगर इसमें देखा जाए तो द्विगु समास, तो द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है। इसमें कारक चिन्ह का लोप होने के कारण कौन सा समास हो जाएगा, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। कामचोर, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें पूछा गया तत्पुरुष समास में से कौन सा भेद है। अब तत्पुरुष समास से कौन सा भेद है, तो पहले इसका समास विग्रह करके देखेंगे। इसका समास विग्रह होता है काम से जी चुराने वाला, काम से जी चुराने वाला। हाँ जी, काम से जी चुराने वाला वो कौन होते हैं, तो काम से जी चुराने वाला होता है कामचोर। अब काम से जी चुराता है मतलब वो काम से क्या करता है, वो तो काम से अलग होता है। अलग होना या दूर भागना, अलग होना या फिर
दूर भागना, जहां अलग होना या दूर भागना होता है उसके लिए अपादान कारक होता है। भाई कौन सा कारक होता है? तो अपादान कारक होता है। तो इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है? तो इसमें अपादान तत्पुरुष समास है। कामचोर में समास छांटिए तो कामचोर में कौन सा समास है? तो अपादान तत्पुरुष समास है। हाँ जी, अगला शब्द देखते हैं मनोहर। मनोहर का समास विग्रह करो, मनोहर का संधि विच्छेद करके देखते हैं तो अपने आप समझ में आ जाएगा। मनोहर का संधि विच्छेद होता है मनह प्लस में हर। अब ए के बाद में विसर्ग प्लस में ये जो घोषवर्ण आ जाए तो इस घोषवर्ण होने के कारण इस विसर्ग का क्या हो जाता है? तो विसर्ग का ओ हो जाता है। अब इसका समास विग्रह करते हैं तो मन को हरने वाला होता है। अब को कारक चिन्ह लग रहा है तो कौन सा तत्पुरुष समास हो जाएगा? ये कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सा तत्पुरुष समास हो जाएगा? तो कर्म तत्पुरुष समास होता है। मनोहर में कौन सा तत्पुरुष समास है? तो कर्म तत्पुरुष समास है। हाँ जी, अगला देखते हैं दही बड़ा। ठीक है, वैसे तो खाया ही होगा। ठीक है, इन दिनों में दही बड़ा खाया होगा, बारिश का मौसम चल रहा है। आप कहीं चाट की दुकान पे खड़े होकर या फिर अब जो थोड़े दिन पहले रिटायरमेंट के प्रोग्राम थे या फिर कोई शादी ब्याह का प्रोग्राम था तो उसमें खाए होंगे। वैसे तो सावन में के महीने में अपने शादियां लगभग कम ही हो रही है, लेकिन रिटायरमेंट के प्रोग्राम तो बहुत ही है, उसमें तो खाया ही होगा। दही बड़ा याद करो, दही बड़ा में समास कौन सा होता है? दही बड़ा में समास विग्रह करेंगे तो समझ में आ जाएगा। दही बड़ा का समास विग्रह होता है दही में डूबा हुआ बड़ा। बोलो, दही बड़ा का अर्थ क्या होता है? दही में डूबा हुआ बड़ा। जो दही में डूबा हुआ बड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं? दही बड़ा कहते हैं। अब मूल तौर से इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है? तो इसमें लुप्त पद तत्पुरुष समास है भाई। ठीक है ना, अब पेपर में तो यही आया है कि समास छांटिए तो समास तो कौन सा हो रहा है? तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष में कौन सा तत्पुरुष है? तो लुप्त पद तत्पुरुष समास है। ठीक है ना, अगला अपने प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। दाल रोटी में समास छांटिए। ये अपने रीट में भी आया हुआ है, ये अपने सेकंड ग्रेड में भी आया हुआ है, ये अपने फर्स्ट ग्रेड में भी आया हुआ है। ठीक है, इसमें डाउट चलता है, वो डाउट भी आपको मैं क्लियर करते चलूँगा क्योंकि कई किताबों में या फिर कई पेपर में ये अलग माना गया था। दाल रोटी का समास विग्रह होता है, दाल रोटी का समास विग्रह होता है दाल रोटी आदि। अब कई इसमें तर्क देते हैं कि सर इसमें तो दाल और रोटी होता है। हाँ जी, दाल और रोटी नहीं होता भाई। जैसे हम किसी से पूछते हैं कि आजकल क्या हाल चल रहे हैं तो वो बोलते हैं कि दाल रोटी चल रही है। अब दाल रोटी चल रही है मतलब दाल और रोटी चल रही है, ये हो सकता है। दाल और रोटी चल रही है ये भी नहीं मान सकते। दाल या रोटी चल रही है ये भी नहीं मान सकते। अगर इसका उत्तर दाल और रोटी चल रही है इसका मतलब ये है क्या कि सुबह दाल खाते हैं शाम को रोटी खाते हैं, या सुबह शाम दाल और रोटी चल रही है। दाल रोटी चल रही है मतलब घर का राशन पानी सामान, घर की अच्छी व्यवस्था चल रही है। दाल रोटी का मतलब ये है। तो दाल रोटी में सारे ही व्यंजन आ जाते हैं। ठीक है ना, दाल रोटी चल रही है मतलब सारे ही व्यंजन आ जाते हैं। इसके कारण इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? तो दाल रोटी आदि हो जाएगा। हर आदि समास विग्रह हो रहा है तो इसके कारण इसमें समास कौन सा हो जाएगा? तो समाहार द्वंद्व हो जाएगा भैया। ठीक है ना, द्वंद्व समास का कौन सा भेद है? तो भाई समाहार द्वंद्व। आपको बता दूं कि समास के और खासकर द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, विकल्पक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व वहां होता है जहां और विभक्ति का लोप होता है, विकल्पक द्वंद्व वहां होता है जहां या विभक्ति का लोप होता है, और आदि विभक्ति का लोप होने वाले सारे के सारे शब्द होते हैं वो कौन से होते हैं? तो वो समाहार द्वंद्व में आते हैं। दाल रोटी एक बार 2012 के रीट प्री के एग्जाम में पूछ लिया गया। वहां पेपर में क्या था? वहां पेपर में ऑप्शन था दाल और रोटी। अब पेपर में ऑप्शन में ही नहीं दे, दाल रोटी आदि ऑप्शन में ही नहीं मिले क्योंकि एनसीईआरटी की किताब है ना, एनसीईआरटी की किताब में भी ये दे रखा था दाल और रोटी। लेकिन इसका समास विग्रह, शुद्ध समास विग्रह देखें तो कौन सा समास विग्रह शुद्ध होता है? इसका दाल रोटी आदि। हाँ, ये ऑप्शन में नहीं हो ना, फिर आप कौन सा कर सकते हो? तो दाल और रोटी कर सकते हो भाई। ठीक है ना, तो दाल रोटी में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। आज के प्रश्न जो अपने 15 प्रश्न किए हैं वो 15 प्रश्न कैसे लगे आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके लिए जाते जाते एक और सूचना है कि कल मैं शाम को 7:30 बजे से 8 बजे के बीच में लाइव रहूंगा और कल एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें चर्चा रहेगी कि कैसे अपने को पढ़ना है। अभी स्कूल व्याख्याता की 2nd ग्रेड की 3rd ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है, सेट एग्ज़ाम आने वाला है, तो हम उसकी तैयारी कैसे करें, उस तैयारी की रूपरेखा बना के कैसे अपने पढ़ें। तो उन पढ़ने के लिए अपने सिलेबस को ध्यान में रखते हुए कैसे तैयारी करनी है वो तैयारी का कल मैं
लाइव क्लास के माध्यम से आपके डाउट्स क्लियर करूँगा और लाइव माध्यम से आपके लिए मार्गदर्शन दूंगा भी कैसे तैयारी करनी है। अगर सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो और हिंदी से संबंधित तैयारी करते हो तो आपको तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, क्या सिलेबस है, सिलेबस की कैसे रूपरेखा बनानी है, टाइम टेबल कैसे बनाना है। आपको बता दें कि पेपर में कभी भी ऐसे नहीं होता कि वैकेंसी आ जाए उसके बाद में अपने तैयारी शुरू करें और उसके बाद में अपने जॉब लग जाएंगे, ऐसे नहीं होता। तैयारी पहले करनी पड़ती है, पहले सोचना पड़ता है कि कैसे हम पढ़ें। तो सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें अपने कवर करेंगे। जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो भी आज चैनल पे नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लेना। जो भी बच्चे जिस भी बच्चे ने इस वीडियो को देखा है वो इस वीडियो में प्रश्न कैसे लगे ये अपने कमेंट बॉक्स में एक बार जवाब ज़रूर देना। भाई आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होंगे। आप जैसे कमेंट दोगे उस हिसाब से हम आगे की रूपरेखा बनाते रहेंगे। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता है कि सर आप काव्य शास्त्र की क्लास लीजिए, इतिहास की क्लास लीजिए, आप सर उसमें कुछ भाग साहित्य के भी प्रश्नोत्तरी हमें दीजिए। तो मैं कोशिश करूंगा, कल तो अपने क्लास रहेगी, तो वो क्लास रहेगी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है कि उसमें आपको स्कूल व्याख्याता की तैयारी करनी है, सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी है, थर्ड ग्रेड की तैयारी करनी है। अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि अभी मेरी बीएड कंप्लीट हुई है तो सर मैं अभी क्या करूं, अगर मैंने एग्ज़ाम दिया था बीएड करके रीट का एग्ज़ाम दिया था, रीट सर प्री पास हो गया था लेकिन मेन पास नहीं होता, अब क्या करना चाहिए। या फिर सर मेरी 12वीं पास हुई है, मेरी बीए पास हुई है, अब बीए 12वीं पास के बाद में मुझे क्या करना चाहिए। सारे डाउट्स कल क्लियर करेंगे और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए कैसे तैयारी की रूपरेखा बनानी है। क्योंकि तैयारी एक दिन में नहीं होती, लेकिन एक दिन से शुरू जरूर होती है। वो तैयारी अगर आप जिस दिन से शुरू कर दोगे उस दिन ऐसे मान लेना कि आपके नौकरी लगने के आसार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो कल अपने बात करेंगे शाम को 7:30 बजे 8 बजे जो भी मेरे को टाइम मिला मैं आपको नोटिफिकेशन भेज दूंगा। ठीक है, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप जो ये टेलीग्राम चैनल है तो टेलीग्राम चैनल भी हिंदी बस संदीप सुड्डा पे जुड़ सकते हैं। ये एक फेसबुक चैनल भी बनाया हुआ है, संदीप ओम प्रकाश सुड्डा नाम से एक फेसबुक चैनल है। फेसबुक ग्रुप में भी, फेसबुक चैनल में भी मुझसे जुड़ सकते हैं। जो भी मैं वीडियो ये डाला करता हूँ ये वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक कैसे पहुँचता रहे। फेसबुक पे मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टा पे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे टेलीग्राम पे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप जो चैनल है उस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप का जो लिंक है, फेसबुक का जो लिंक है, जो इंस्टाग्राम जो टेलीग्राम का लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से आप जाके मेरे व्हाट्सएप पे या फिर फेसबुक पे या फिर अपने टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। कल मिलते हैं लाइव क्लास के साथ में, अपने तैयारी से संबंधित कैसे तैयारी करनी है और आगे की रूपरेखा क्या रहेगी उसके लिए मिलते हैं कल। धन्यवाद सभी को, सभी ने वीडियो देखा, कैसे प्रश्न लगे ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। सबको जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल।